हाँ, तो आप जानते हो कि इस कंपाउंड का +2 होगा, या इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख लो MnO, तो भी +2 होगा और इसका +7 होगा। ये निकाल सकते हो ना। तो एक बात और, ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहो तो ये नोट करके लिख लो क्या, कि अगर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो ये ना कंपाउंड जो बनाएगा उसका बिहेवियर होगा मेटालिक। कैसा बिहेवियर होगा? मेटालिक यानी आयनिक बॉन्ड, सॉरी मेटालिक भी नहीं कहो, आयनिक। कैसा बॉन्ड बनाएगा जी? कम इन आयनिक। और अगर हम इसकी बात करें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये आपका बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। आपने बनाया भी होगा कल MnO4 का। तो जैसे जैसे सुनिए, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, कौन सा नेचर बढ़ता है? कोवेलेंट नेचर। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, नहीं इसमें 7 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं 7 ऑर्बिटल्स में। और जैसे जैसे 1-2 में आता है तो आपको पता होगा 1-2 में इलेक्ट्रॉन शेयर या लॉस होता है, तो उस कारण से उसका कौन सा बिहेवियर आएगा? आयनिक बिहेवियर, यानी आयनिक कैरेक्टर। तो यानी कि आप इन शॉर्ट यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कि अगर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है तो जो कंपाउंड है उसका कैरेक्टर कैसा होगा? बताओ, कैसा कैरेक्टर होगा? आयनिक कैरेक्टर। लोअर में रहेगा तो आयनिक कैरेक्टर, और अगर वो हायर की तरफ जा रहा है तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? बताइए, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये लिख लो, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए। अगर हायर ऑक्सीडेशन नंबर है तो उस कंपाउंड का कौन सा कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्स में आ सकता है। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि ये दो कंपाउंड है जी, बताइए कंपाउंड का नेचर कैसा होगा? तो अगर हायर में रहेगा तो आप लिखना कोवेलेंट, और लोअर में रहेगा तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? आयनिक नेचर। आया बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल आयनिक का देखो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे FeO। बताओ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या है? +2। तो ये कंपाउंड आप जानते नहीं हो आयनिक होता है कि नहीं? +2 और -2 में लिखोगे। और लेकिन आप कोई बिगड़ ले लो कंपाउंड, जैसे कल हमने लिया था ना KMnO4। तो बताइए यहाँ पे मैंगनीज का +7 है, और कल आपने इसका बनाया हुआ स्ट्रक्चर, तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वगैरह बनाए थे। तो इसका नेचर कैसा होगा? कोवेलेंट नेचर। आया बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो इसको भी हटा दो, मैंगनी यहाँ 1 कर दो, तब तो ये पूरा कोवेलेंट होगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये लाई कर रहा है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? समझ में ये बात आती है? तो ये भी बात नोट करके लिख लो, एग्जाम्स में कभी कभी ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। मेटालिक कैरेक्टर, और नाम में ही छुपा हुआ है ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे नेचर के होंगे? मेटालिक इन नेचर। तो लिखिए, ट्रांजिशन मेटल्स आर मेटालिक इन नेचर। ट्रांजिशन मेटल्स आर मेटालिक इन नेचर। ट्रांजिशन मेटल्स आर मेटालिक इन नेचर। और बताओ अगर मेटालिक हैं तो दीज हैव, ये कैसे होंगे? हार्ड होंगे, है ना? तो लिखो दीज हैव हार्ड। ये थोड़े हार्ड हो गए, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। ये पूछा था ना आपका, सोडियम कैसा होता है? सॉफ्ट इन नेचर। और डी ब्लॉक के एलिमेंट कैसे होते हैं? हार्ड इन नेचर। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? अच्छा, ये हार्ड होने का रीजन क्या है? तो आइए देखते हैं। एक बात बताइए, इसमें दो तरह के इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे, किसका? डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बताओ क्या क्या होता है? नोबेल गैस,
उसके बाद नोबल गैस के बाद क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4s2 और इनर में कौन होता है? इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन d 3d होता है 3d। इसमें जो भी 1 से लेकर जहां तक भी रहे, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे इनर d ऑर्बिटल है, इनर d ऑर्बिटल। आइए कैसा है? ये आउटर मोस्ट है क्योंकि 4 नंबर पे है ना। तो ये कौन है तुम्हारा? s इलेक्ट्रॉन। ये s सबसेल में ना इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? s सबसेल इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, s सबसेल इलेक्ट्रॉन कैसा बॉन्ड बनाता है? मेटालिक बॉन्ड बनाएगा? भाई ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में विश्वास रखता है। s ग्रुप का एलिमेंट कैसा बनाता है? मेटालिक बॉन्ड। यानी कि ये कैसी बॉन्डिंग बनाएगा? मेटालिक बॉन्ड। और ये कैसा बॉन्ड बनाएगा बताइए? यही ना इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करता है डी सबसेल में। बताइए इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर शेयरिंग होगा तो ये कैसा बॉन्ड बनाएगा बताओ? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और तुमको पता है दोनों बॉन्ड कैसे बनते हैं डायग्राम में? मेटालिक बॉन्ड, एक मेटल दूसरे मेटल को टच करे बस। कॉपर में ऐसे नहीं बनाते थे 10th क्लास में, इसका सरफेस इसके सरफेस को बस टच कर रहा है। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? पेनिट्रेशन के द्वारा, एक एटम दूसरे एटम को पेनिट्रेट करे, मतलब ओवरलैपिंग होता है। सुने हो ना, हाइब्रिडेशन वगैरह में पढ़े हो, तो ओवरलैपिंग होगा, यही है तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम पूछे कि दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन, क्या होगा भाई? एक ये टच कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग होगा क्या? ये पूरा ओवरलैप हो चुका है, तो ओवरलैपिंग। यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन किसका होता है? कोवेलेंट या मेटालिक? बोलिए कौन होता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन मेटालिक बॉन्ड, जो कि आपको डायग्राम से दिख भी रहा होगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब एग्जाम्पल लिखो आयरन के लिए। बताइए आयरन 26 होता है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा, क्या लिखिएगा? 4s2 और 3d6। अब बताइए s में 2 इलेक्ट्रॉन है और d सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? 4 की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पॉसिबल है। यानी ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाएगा और साथ ही साथ s इलेक्ट्रॉन, s में इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सा बॉन्ड बना सकते हैं? मेटालिक। तो यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे उसका वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो कैसा होगा? मेटालिक होगा, यानी कि वो कैसा होगा? हार्ड होगा। आ रहा है बात समझ में? तो बताइए आयरन हार्ड होता है कि नहीं होता? आयरन हार्ड होता है ना जी, हार्ड सब्सटेंस है ना। यानी कि आप समझे कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मोर, फिर वही पुरानी बात, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा आपको मैं पूछूं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। भाई जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सब में पेयरिंग करेंगे नहीं, 5 होते हैं अनपेयर्ड, तो 5 की पेयरिंग होती, तो कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या 5 होती। यानी कि आप समझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड भी बढ़ेगा, तो सब्सटेंस का हार्डनेस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, बढ़ेगा। इसीलिए आयरन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? मैंगनीज, क्योंकि मैंगनीज में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे? 5 बनेंगे। तो 3d5 ना होता है। S तो आपका मेटालिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये बात नोट में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग n से भी दिखाते थे, ये बढ़ेगा। हम पूछे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अब अगर ये बढ़ेगा तो हार्डनेस ऑफ मेटल, मेटल का हार्डनेस ऑफ ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? बोलो। इंक्रीज होगा। आया बात समझ में? तो मेटल का हार्डनेस क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो कोई भी आपसे पूछेगा कि मैंगनीज और आयरन में कौन ज्यादा हार्ड होगा तो आप बता सकते हो, देख लेना जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा हो।
ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड किस में होता है? मैंगनीज में। इवन क्रोमियम में भी कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या ग्रेटर देन आयरन होगी, तो इसलिए वो ज्यादा हार्ड होगा। आया बात समझ में? तो चलिए इतना लिखिए पहले जल्दी से। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए 30। क्या लिखिएगा? 4s2 3d10। क्या ये फुल्ली फिल्ड होगा? आप बताइए, अगर ये फुल्ली फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 0। अब अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा नहीं, तो इस केस में नो कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना तो केवल कौन सा बॉन्ड बनेगा? मेटालिक बॉन्ड। केवल कौन सा बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड। अब बताइए, मेटालिक बॉन्ड केवल बनेगा तो क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो पाएगी? नहीं। तो जिंक कैसा मेटल हो जाएगा? सॉफ्ट। सिमिलरली कैडमियम में भी यही होगा, ये फुल्ली फिल्ड है, ये भी नो कोवेलेंट बॉन्ड, तो मेटालिक। मरकरी आते आते लिक्विड क्यों हो जाता है? मरकरी की बात करते हैं, तो मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। सबसे पहले मरकरी का लिखिए, यहां तक रीजन लिखिए। नो कोवेलेंट बॉन्ड, सो सॉफ्ट मेटल। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हार्डर नहीं होगी। अब यहां पे लिखो 80 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मरकरी का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो आप देखिएगा कि ये 6 पीरियड का एलिमेंट है। 6 पीरियड का है तो इसके पहले का नोबेल गैस हम बता देते हैं, जेनॉन होता है। तो 6 लिखेंगे, 6s2। बताइए उसके बाद कौन आता है? एफ भी आएगा, ठीक है। तो एफ में -2 करते हैं, यानी 6 - 2 यानी 4, 14 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कौन आएगा? 5d10। तो इलेक्ट्रॉन कैसा है? फुली फिल्ड। तो फुली फिल्ड है तो बताइए फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा? नहीं, तो नो कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है तो बॉन्ड कैसा होगा? वीक होगा। और वीक बॉन्ड होगा तो खाली मेटालिक बॉन्ड ना बचा, सिर्फ मेटालिक बॉन्ड बचा है, इसलिए सॉफ्ट होगा। लेकिन इसमें क्या होता है देखो, एक तो न कोवेलेंट बॉन्ड बना है और दूसरा नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में जेड इफेक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स में, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो लिक्विड स्टेट में नहीं आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कम है तो उसको क्या कहते हैं? गैस। अगर थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ा दो तो लिक्विड, और अट्रैक्शन बढ़ा दो तो इसको क्या कहते हैं? सॉलिड। आया बात समझ में? अट्रैक्शन का ही तो अंतर है। तो यहाँ पे जेड इफेक्ट बढ़ गया, यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो अट्रैक्शन बढ़ा किसके बीच में? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो इस कारण से मरकरी किस में एग्जिस्ट करता है? तो ये किस में चेंज हो जाता है? एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। उतना भी नहीं है कि सॉलिड में चला जाए, ठीक है। पहले से तो बचा। अच्छा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है और कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा तो थोड़ा वीक होता जाएगा ना। देखो एक तो जेड इफेक्ट अट्रैक्शन के कारण सब सॉलिड स्टेट में थे, मेटल सब सॉलिड था, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड वीक होने के कारण और क्या हो जाएंगे? भाई कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है क्या, तो वीक होंगे ना। तो वीक होंगे तो वो फिर थोड़ा धीरे धीरे सॉफ्ट होते चले जाएंगे। और मरकरी के केस में चूंकि ये लार्ज रेडियस का भी तो होता है, तो इस कारण से ये क्या होगा? इसका बॉन्ड ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड स्टेट। मरकरी हैज फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, therefore it has no unpaired electron. Therefore it has no unpaired electron. Hence it does not form covalent bond. Therefore क्या लिखा है जी? Therefore
It has no unpaired electron. Hence, it does not form covalent bond. Does not form covalent bond. Does not form covalent bond. And form only metallic bond. And form only कौन सा बॉन्ड बनाएगा? मेटालिक बॉन्ड. एस में इलेक्ट्रॉन है तो केवल मेटालिक बॉन्ड. एंड फॉर्म ओनली मेटालिक बॉन्ड. अब बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ, इतना तो समझ आ रहा, वीक हो रहा है. तो लिखो एज ए रिजल्ट मरकरी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. एज ए रिजल्ट mercury exists in liquid state. As a result, mercury exists in liquid state. बस ये रीजन है मरकरी का लिक्विड स्टेट होने का, यही रीजन है कि आपको ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, वही तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. मेटालिक बॉन्ड बेचारा वीक है, तो इस कारण से ये कैसा एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड स्टेट में. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो जी. ट्रांजिशन मेटल सिक्स कर लो. ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा. अच्छा एक बात बताओ, ये लोग कैसे हैं? हार्ड हैं. अब हार्ड हैं तो डेंसिटी क्या होगी? हाई या लो? हाई होगी. तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो क्या होगा? 6 नंबर. हाँ तो लिखिए 6 नंबर में. ट्रांजिशन मेटल हैव हाई डेंसिटी. ट्रांजिशन मेटल हैव हाई डेंसिटी. इनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में रहते हैं तो इनकी डेंसिटी. अगर हम बताएं मोस्ट डेंस एलिमेंट, तो सबसे ज़्यादा डेंस होता है ऑस्मियम, या मोस्ट डेंस मेटल ये होता है OS. ठीक है. कितने पॉइंट्स हो गए जी? 7 हो गए. ठीक है तो 8 लिखो. सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, लिखिए. सब इसी से आ रहा है. अच्छा मेटल है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा कि गेन? लॉस. तो इसका भी आयनाइजेशन एनर्जी होगा. और चूंकि इसका साइज ये थोड़े हार्ड होते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, तो इसलिए लिखो इसका आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? हाई. तो लिखो ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसकी क्या होती है? कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना? मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस कराने के लिए जो एनर्जी लगाते हैं उसी को तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहते थे. तो इसमें एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक, क्योंकि एस ब्लॉक के एलिमेंट कैसे होते थे? सॉफ्ट. और ये कैसे हैं? हार्ड. तो हार्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना और टफ है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो 9. लिखिए यहाँ तक. लिखिए ट्रांजिशन मेटल्स show कैटालिटिक प्रॉपर्टी. ये कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा जी? कैटालिटिक प्रॉपर्टी. मतलब ये कैसे बिहेव करेगा आपको पता है? ट्रांजिशन मेटल बिहेव्स एज अ कैटलिस्ट. आप चाहो तो एग्जाम
अच्छा, दो रीजन है, ड्यू टू टू रीजन्स लिखो, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स या टू रीजन्स, जो भी लिखना लिखो, ड्यू टू टू रीजन्स। तो दो रीजन है जिसके कारण ये कैसा बिहेव करते हैं, एज अ कैटलिस्ट। पहला रीजन लिखो, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जी, वेरिएबल। तो लिखो दीज हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, दीज हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। और दूसरा लिखो, दूसरा रीजन सबको पता है क्या है जी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। हाँ लिखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकंड लिखो दीज हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास खाली डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, जिसके कारण ये कैसा बिहेव करता है, एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहां तक लिखिए पहले से। तो देखिए होता क्या है, ए और बी अभी दूर दूर, लेकिन इनका जगह खाली होने के कारण इनके सरफेस पे आके एक्युमुलेट हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। हाँ ऑफकोर्स हो सकते हैं। अब ग्लास के सरफेस पे देखो, कोल्ड ड्रिंक्स पानी ग्लास में डालो तो क्या होता है, ग्लास के बाहर के सरफेस पे भी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हो, कहाँ से आते हैं, एटमॉस्फेयर से। तो ये क्यों अट्रैक्ट हुआ, ये आपका एड्जॉर्प्शन, यहाँ जगह खाली था और इसी को बोलते हैं सरफेस फिनोमेनन। ठीक है, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है नेचर में, ये स्पॉन्टेनियस होता है, खुद से होता है। तो खुद से होता है तो यहाँ के जमा हो गया। और अब बात समझ में, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स खुद से जमा होते हैं या कोई एनर्जी लगानी पड़ती है, खुद से होते हैं, एड्जॉर्प्शन। तो ये दोनों खुद से आ गए। अब बताओ यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स आएंगे ये एक दूसरे से जुड़ नहीं जाते हैं, आज जुड़ जाते हैं या बस यहाँ से ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए तो यहाँ से गिर जाते हैं। आसमान में जो क्लाउड होता है यही तो होता है जी, वेपराइजेशन के थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर गए, आपस में ये दोनों जुड़े और ज्यादा हो गए तो वही रेन के फॉर्म में वापस हमें मिल जाते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस इसको कहते हैं। आप बताइए, इन दोनों आपस में बॉन्डिंग शुरू कर दी, ठीक है, इसका सरफेस यूज किए, सोचो आपस में बॉन्डिंग कर लिए, होता है क्या इसके बाद, फिर इनकी बॉन्डिंग जब स्ट्रांग हो जाएगी तब इन दोनों दोस्त हो गए, इसको छोड़ दिए, ठीक है, इससे बाहर आ गए। अब बताइए डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है ये इन दोनों को पास क्यों ला रहा है, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, खाली जगह, जिसको आप बोल सकते हो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, खाली जगह, और ए और बी अब निकलेगा तो अब दोनों कैसा बन चुका है, एक कंपाउंड के फॉर्म में हो चुका है, ए और बी बॉन्डिंग कर चुका है। और जैसा डी ब्लॉक का एलिमेंट, ये कौन है जी, ये डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो जैसा चला था वैसा ही बचा, उसका कोई रोल नहीं। देखो यहाँ पे ये बॉन्डिंग में क्या पार्टिसिपेट किया नहीं, लेकिन रेट को फास्ट कर दिया, क्योंकि दोनों को नजदीक लाया, जल्दी बॉन्डिंग हुई, यहाँ से ये दोनों सेपरेट हुए, अपना बॉन्डिंग लेके स्टेबल हो गए। आया समझ में, तो रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से ये बढ़ाता है। ठीक है, कौन बढ़ाता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट कैसे काम करता है जी, कैटलिस्ट की तरह। कुछ एग्जांपल आप लोग बताइए, डी ब्लॉक का जनरली एलिमेंट्स कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जैसे फेरस, निकेल, पीटी, पीडी, ये सब सुने हो ना, मॉलिबेंडनम अमोनिया में, मॉलिबेंडनम, आयरन, ETC, ये सब कैसे बिहेव करने वाले हैं, एज अ कैटलिस्ट। बोलो बात समझ में आता है। तो 2 मार्क्स का ये सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, कौन कौन से इनमें से कौन कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एस ब्लॉक का एलिमेंट दे देगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट दे देगा, डी ब्लॉक का देगा, आप किसको टिक करोगे, डी ब्लॉक। ठीक है, तो आप पहचान कर लेंगे। कोई डाउट है इसमें, कैटालिटिक बिहेवियर क्यों हुआ, और इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, आपने पढ़ा है ना, इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, सरफेस फेनोमेनन, एडजॉर्प्शन प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन। और कहाँ पढ़े हो, सरफेस केमिस्ट्री। ये सब लिख लो, आपको याद आएगा पुरानी बातें, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में था तो शायद बच्चे नहीं आए होंगे इसमें, बिहार बोर्ड वाले होंगे। और लिखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट, जो भी आप लिखना चाहो,
डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसा कंपाउंड फॉर्म करेगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से मतलब समझते हो? अच्छा रीजन भी लिख लो क्योंकि रीजन पूछता है व्हाई डी ब्लॉक फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो लिखो ड्यू टू, देखो इस चैप्टर में हम एक चीज तो आपको हिंट के तौर पे दिए हैं कि अगर कुछ नहीं आए तो आंसर में क्या लिखना है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी, तो वही लिखो ड्यू टू, क्योंकि मैक्सिमम आंसर इसी से मिलता जुलता मिलेगा तो आपको कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ड्यू टू बिल्कुल 4-5 क्वेश्चन में तो सही निकल जाएगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, या तो वैकेंट डी ऑर्बिटल या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो एगो तो चीज चल रहा है। नहीं देखो अगर ध्यान से देखो तो सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो अगर जगह खाली है तो कोई इसको अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि जगह खाली है तो बैठा लेगा। तो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक एग्जांपल हम देते हैं, सुनिए। K4FeCN6 ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और यहीं से शुरुआत हो जाता है नेक्स्ट चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर क्या है पता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यही तो है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ देखो जी कॉम्प्लेक्स इसीलिए कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा स्ट्रक्चर, या इसको और एक और नाम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोथ आर सेम नेम है। अच्छा अब आप बात कर रहे हैं इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, तो सुनिए आयरन है ना, आयरन में वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है। अब बताइए इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? साइनाइड। आपको पता है साइनाइड में निगेटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है? साइनाइड में आपका कितने साइनाइड है? 6 है। अब तो खुद ही सोचो 6 साइनाइड है। अब इनका नेचर कैसा है बताइए? तो आपको अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन है और इसके पास वैकेंट मतलब जगह खाली है तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन का नहीं दे देगा इसको, ये भी इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा, ये भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये भी कोऑर्डिनेशन, ये भी। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया और किस बॉन्ड के द्वारा बना? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा। इसीलिए इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और ऐसे स्ट्रक्चर बॉन्ड को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। या फिर इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन इसका रीजन क्यों ये अपना निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन क्यों अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे पाया? क्योंकि इसके पास पहले से जगह खाली है तो अपना इलेक्ट्रॉन देते चला गया, रख दिया। जगह खाली है, जैसे ये बेंच खाली है तो आप कोई बैठ नहीं सकता, बैठ सकता है बिल्कुल बैठ सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड का ही क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट चैप्टर में हमको यही पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं। इसमें 4 ही दे सकता है तो वो तो हमारे ऊपर है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर और बढ़ा दे तो, है ना, दे सकता है ना, ठीक है। या मन है तो तुम्हें लिमिट बदल दो। क्रोमियम कहाँ तक जा सकता है? 6 तक जा सकता है, क्रोमियम भी हो सकता है। हालांकि बाद में बताएंगे कि आयरन भी होता है, ठीक है। अभी लिख लीजिए मैग्नीज ले लो, मैग्नीज 7 तक जा सकता है ना। तो वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि क्यों आयरन ऐसा होता है। लेकिन इतना समझिए कि निगेटिव चार्ज को यहाँ डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, जगह खाली है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने का रीजन, लिख लीजिए। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। देखो ये भी कंपाउंड बनाता है इंटरस्टिशियल, याद है ये हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स किसके साथ बनाता है? विथ अ स्मॉलर साइज एटम, स्मॉलर एटम्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इन सब के साथ
अच्छा एक बात बताओ, डी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली बिगर साइज के हैं क्योंकि उनका क्या है जी, उनका रेडियस साइज बिगर। साइज बिगर क्यों है? फोर्थ पीरियड से शुरू हो रहा है, फोर्थ सर्कल बनेगा। तो देखो ये बिगर साइज के अगर हैं तो इनके बीच में स्फेरिकल शेप का होता है क्या, तो इनके बीच में ये थोड़ा जगह बच जाएगा। जो थोड़ा जगह बचता है वहाँ छोटे आइटम एडजस्ट हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन वगैरह छोटे आइटम वो एडजस्ट हो सकते हैं। और ऐसे कंपाउंड को क्या करते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। याद आ रहा है? अरे वो बताए थे इसमें बताया थे, बोलो ये इसका नाम याद आ रहा है? कौन सा डिफेक्ट है? वो था सॉल्स्की और इंटरस्टिशियल यानी फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट हम बोले थे केटायन जो है अपना जगह छोड़ के कहाँ चला जाता है? इंटरस्टिशियल, दो एटम के बीच में। देखिए दो एटम के बीच में अगर कोई रहेगा तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। और ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कौन बना सकते हैं इस तरह का? डी ब्लॉक। आया बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो नेक्स्ट लिखो। इसी का वेट कर रहे थे, ठीक है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी। हम फोर्थ के आगे याद करते हैं। फोर्थ तक तो मैंने रिवाइज करवाया था। फोर्थ क्या था? एटॉमिक रेडियस। उसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 5d से 6d में क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। लेंथेनॉइड वही एक सवाल पूछेगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़े? जल्दी बताओ, बिना कॉपी देखे हुए। दिमाग पे भरोसा रखो, आपका दिमाग है आपके साथ। हाँ बोलिए, कौन सा था? हाँ मेटालिक कैरेक्टर। तो याद रखिएगा एस सब सेल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? मेटालिक बॉन्ड। और अगर डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो शेयरिंग करेगा यानी कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होता है? तो जितने डी सब सेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो कोवेलेंट्स की संख्या ज्यादा, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम ये बहुत हार्ड होते हैं। लेकिन इसी में ट्रांजिशन मेटल जो नहीं है ग्रुप 12 वाला, वो लोग होता है फुल्ली फिल्ड। अगर फुल्ली फिल्ड है, डी सबसेल में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो क्या कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा? नहीं। तो या तो वो सॉफ्ट होंगे या फिर लिक्विड स्टेट में मरकरी चला जाएगा। और जिंक और कैडमियम पूरा भरे होने के कारण क्या होता है? सॉफ्ट होता है। अब अगर चूंकि हार्ड है, मेटल है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? हाई। यानी इसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? ज़्यादा। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये हार्ड होगा तो उसके कारण क्या होगा? हाई डेंसिटी होगा। ऑस्मियम सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है। उसके अगला पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई होगी। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, हाँ इनका बिहेवियर कैसा होगा जी? कैटलिस्ट की तरह। अब बताओ रीजन क्यों? हाँ इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, दूसरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बहुत सारे हाथ होते हैं वैकेंट दूसरे में लगे तो वो होता है। और दूसरा एग्जांपल्स बताओ कैटलिस्ट के, जैसे कुछ एग्जांपल याद होने चाहिए, है ना? आयरन, मोलिब्डेनम, पीटी, एनआई, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे? ये वाला, इस तरह का कंपाउंड जहाँ की अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको दे पाएगा? आयरन को या डी ब्लॉक के एलिमेंट को। क्यों दे पाता है ऐसा? क्यों करता है ऐसा? क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तब मान लो इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक है, हमारे पास जगह है, ठीक है। और लास्ट, चूंकि ये बिगर साइज के होते हैं तो इसमें स्मॉलर साइज के एलिमेंट्स फिट हो जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कोई दिक्कत नहीं ना? रिमेनिंग टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग